हेलो बाबूराव। अब बात करते हैं प्रश्नावली 4.2 की। इसमें इसने बोला गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। मूल का मतलब होता है x के वो मान ज्ञात करो। मूल जो शब्द इसने बोला, मूल बार बार आएगा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रूट्स। तो इसके रूट्स फाइंड आउट करो, मूल बताओ, है ना। मूल का मतलब हो जाता है x का वो मान, x की वो वैल्यू निकालो जो अगर इसके अंदर हम रख दें तो इसको संतुष्ट करे। अगर हम इसमें रख दें तो इसको संतुष्ट करें, मतलब x का मान अगर आप यहाँ पे रख दोगे और यहाँ पे सॉरी x का मान आप यहाँ रख दोगे और यहाँ रख दोगे तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसको बोलते हैं मूल। तो हमें इसके x के मान ज्ञात करने हैं, मूल ज्ञात करने हैं। मूल का मतलब हो गया कि x की वो वैल्यू निकालिए जिनके ही इसमें रखने से, समीकरण में रखने से वो समीकरण को संतुष्ट करती है। मतलब x का मान यहाँ पे रख देंगे तो टोटल आंसर 0 आ जाएगा। ऐसा आप x का मान ज्ञात कीजिए, मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करने से पहले, मूल को रूट्स भी बोल देते हैं, रूट ज्ञात करने से पहले फाइंड द रूट्स होता है हमारा। उससे ज्ञात करने से पहले जो ये हमारा समीकरण है, इस समीकरण को कुछ इस तरह से, इसका जो मानक रूप है ऐसे लिख देते हैं हम, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्या लिखा, दोबारा लिख दो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अब आप है ना कंपैरिजन करोगे। कंपैरिजन क्या करोगे आप, जैसे हम पहले इसको मैं ऐसे लिख दूँ, यहाँ पे ये तो लिखा ही पड़ा है, यहाँ पे लिख दिया मैंने ए एक्स स्क्र जमा, थोड़ा साफ साफ अच्छा अच्छा लिखते हैं, बी एक्स जमा सी बराबर 0। अब इसकी इसकी तुलना करेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्र के जो आगे लिखा पड़ा है, एक्स स्क्र के जो आगे, उसको बोलेंगे इसका गुणांक। क्या बोलेंगे, इसका गुणांक, कोफिशिएंट। तो ए क्या है हमारा, इनके एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या, एक है, यहाँ पे क्या है, ए है। तो आपको ये पता लग गया, ए का मान आ गया आपका एक। बी, बी क्या है हमारा, देखो बी यहाँ पे एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक है घटा 3, यहाँ पे एक्स का गुणांक है बी, तो बी का मान आ जाएगा 3। और जो सी है हमारी, जो लास्ट टर्म है, कॉन्स्टेंट टर्म बोल देते हैं, अचर बोल देते हैं, सी आ गया हमारा घटा 10। तो ये इसको बोलते हैं मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। मानक, मानक है ये, न है बेटा, मानक रूप है ये, स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, द्विघात समीकरण की। तो आपको करना क्या है, हल करने से पहले एक छोटा सा तरीका है, इससे हमें थोड़ी सी मदद मिलेगी। तो आप ए बी सी निकालो फट दे से। सवाल देखेंगे, ए का मान कितना भैया, जो आगे कुछ लिखा है 1। बी का मान क्या है, बी होता है हमारा एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का गुणांक घटा 3, मैंने भी गलत लिख दिया, ये बी का मान कितना है, घटा 3। देखो ध्यान से, एक गलती मतलब चूक जाएंगे सवाल से, है ना। घटा 3 और सी का मान है घटा 10, ए बी सी निकालो। इसमें बात करें तो, दूसरे सवाल में बात करेंगे तो हम इसमें ए बी सी क्या हो जाएगा, ए तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी बराबर है 0। तो ए तो आप यहाँ पे देखो, ए तो क्या आ गया आपका 2, ए का मान तो आ गया 2। बी का मान देखो क्या हो गया, बी क्या हो गया, एक्स के आगे जो लिखा पड़ा है, एक्स के आगे कुछ भी नहीं लिखा तो मतलब 1 लिखा है। सी क्या होता है हमारा, जो कॉन्स्टेंट टर्म लास्ट वाली है, सी क्या है घटा 6, सी क्या है घटा 6। तो ये लिखने आने चाहिए आपको। आप समीकरण देखो, 1 सेकंड के अंदर, एक तो नहीं 3 सेकंड के अंदर ए बी सी का मान लिख देंगे। करें शुरुआत, चलिए शुरू करते हैं बाकी सवाल। तो ये लिखने की जरूरत नहीं होती, ये मानक रूप लिखने की जरूरत नहीं होती। हम इसमें करते क्या है, ऐसे लिख दो आप, ए क्या होता है, एक्स के आगे जो, एक्स स्क्वायर के आगे जो लिखा है, बी क्या है घटा 3 और सी क्या है घटा 10। ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म फिर लिख देता हूँ, ए एक्स स्क्वायर, ये लिखने की जरूरत तो नहीं है, ये वाला लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये लिखने की जरूरत है सारा। अब आप ध्यान दो, हम एक मेथड होता है हमारा इसको हल करने का, कि जो बीच वाली जो हमारी टर्म है, बीच वाली जो पद है, इसको तोड़ेंगे, है ना। इस बीच वाले पद को तोड़ने वाला मेथड है, इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब भाई बीच वाली टर्म को, बीच वाले पद को तोड़ दो। तो तोड़ने का मतलब क्या है, ध्यान दो, पहले आप निकालोगे ए इंटू सी, ए गुना सी। ए क्या होता है एक्स के आगे, सी क्या होता है लास्ट वाला, बी क्या होता है घटा 3, सॉरी मतलब एक्स का जो गुणांक हो बी होता है, ये तो पता लग गया। तो अब ए गुना सी कर दो, ए गुना सी, सी क्या है भैया घटा 10 था, तो ए 1 है, सी घटा 10 है, तो ए सी का मान आएगा हमारा घटा 10। और बी का मान कितना है घटा 3, ठीक है। अब ध्यान देना है आपको, अब आपको करना क्या है,
जो घटा 3 है, जो ये घटा 3 है, इसको इस तरीके से लिखो, इसके दो टुकड़े कर दो घटा 3 को। घटा 3 को आप तोड़ दीजिए, घटा 3 के दो टुकड़े करो, उन दोनों टुकड़ों की अगर हम आपस में गुणा करें तो जो AC है हमारा घटा 10 वो आना चाहिए, है ना। घटा 3 के दो टुकड़े करेंगे और घटा 3 के जो दो टुकड़े आएंगे यहाँ पे, एक टुकड़ा यहाँ आएगा, एक टुकड़ा यहाँ आएगा, उन दोनों को अगर गुणा करें तो उसके गुणा का गुणनफल ही आना चाहिए घटा 10। समझ में आयो। ये अब आपको ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा। अगर आपने इस पे निजात पा ली, अगर आप सोच समझ के ये बता दोगे तो आप किसी भी गुणनखंड को बहुत आसानी से कर लो, है ना। इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म बोलते हैं। अब जो मध्य पद है उसको तोड़ने वाली विधि है ये। तो इसमें हम क्या कर देंगे भैया, अब आप हिसाब किताब लगाओ भाई। घटा 3 को मैं कैसे लिख दूं, घटा 3 को मैं कैसे लिखूं कि गुणा करें तो घटा 3 है तो घटा 3 को आप ऐसे लिख सकते हो घटा 6 जमा 3। लेकिन इनके दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, घटा 6 को और 3 को गुणा करोगे तो कितना आएगा, घटा 18 आ गया, तो गलत हो गया, है ना। तो आप थोड़ा हिसाब किताब लगाओगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा घटा 5 और जमा 2। देखिए हमने इनके दो टुकड़े कर दिए, घटा 3 के दो, घटा 3 को ऐसे लिख सकते हैं, हाँ घटा 5 जमा 2 लिख देंगे, बिल्कुल घटा 3 ही तो आएगा। अब घटा 5 और 2 के गुणा करोगे तो घटा 10 ही आएगा। ऐसे दो टुकड़े करने थे तो दो टुकड़े हो गए घटा 5 और 2। इसका मतलब ये होगा कि भाई आना तो घटा 3 ही है, घटा 5 जमा 2 करेंगे तो आए तो घटा 3 ही का वापस, और घटा 5 और 2 के गुणा करेंगे तो घटा 10 आएगा। इनका मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, -10 आएगा। AC इसलिए क्या था हमने, क्या होना चाहिए, B के दो टुकड़ों का गुणनफल AC के बराबर आना चाहिए, घटा 10। अब हमने वो कर लिया। आपको बस यही बात सीखनी है कि भैया ये दो टुकड़े क्या क्या होंगे। अब ये तो एक अलग हिस्सा था सवाल का, ठीक है, ये हम साइड में कर देंगे रफ वर्क में। ये करना जरूरी नहीं है, ये करना जरूरी नहीं है, ये सिर्फ हमें मदद करता है सवाल को हल करने में। अगर किसी कोई बच्चा मन मन में सारे काम कर लेता तो उसको ये सब करने की जरूरत नहीं। शुरू शुरू में आप इसको कीजिए, धीरे धीरे आदत तो आ जाएगी तो फिर ऐसे सीधा कर लेंगे। अब हम सवाल की तरफ बढ़ देते हैं, अब हम सवाल की तरफ रुख करेंगे। पहला सवाल ये था हमारा, एक्स स्क्वेयर घटा 3x घटा 10 बराबर है 0। अभी हमें क्या कर रहा था, बीच वाली टर्म को तोड़ना होता है, मिडिल टर्म हमने तोड़ दिया तो पता लग गया आपको। क्या कर दिया आपने, एक्स स्क्वेयर घटा 3x की जगह लिख दिया आपने 5x जमा 2x घटा 10। कैसे भाई, जो 3 था घटा 3 था ना, घटा 3 को लिख दो, घटा 5 और 2, तो घटा 3 आपने तोड़ दिया, घटा 5x और 2x को जोड़ोगे तो वापस ये टर्म दोनों एक ही बात है, आपने कुछ ऐसा नहीं किया चेंज, है ना। बात आ रही समझ में, ये 2x है और ये 5x है, अगर इनको इकट्ठा वापस करोगे तो वापस घटा 3x आ जाएगी। हमने कोई बड़ी बात तो लिखी नहीं, हमने बीच वाले टर्म को तोड़ दिया। किस हिसाब से तोड़ा उसके लिए ये सब तिकड़म करना पड़ता है ना। अब क्या करोगे आप, पहले दो में से कॉमन ले लो और आखिरी दो में से कॉमन ले लो। पहले दो में से कॉमन कुछ आता है, पहले दो में से कॉमन आया x, पहले दो में से कॉमन आया x, अंदर बचेगा x घटा में 5, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो x है, यहाँ पे भी x है, x बचेगा 1, यहाँ पे x तो बाहर गया, 5 बच गया। इन दोनों में से कॉमन निकालो, 2x में से 10 में से 2x में से कॉमन निकालो, क्या जाए 10 में से एक चीज कॉमन आई, क्या 2। और यहाँ पे जो निशान होता है ना, ये जमा का निशान है, जो यहाँ पे जो निशान होगा वही यहाँ पे आएगा, यहाँ जमा है तो जमा, यहाँ घटा है तो घटा, तो जमा, इन दोनों में से कॉमन आएगा 2, तो अंदर क्या हो जाएगा हमारा x घटा 5। जब आप 2 बाहर निकालोगे खींच के तो ये 2 बाहर निकल गया, 10 10 में 2 को लिख देंगे 2 गुणा 5, तो 2 बाहर निकल गया, 5 ही रहेगा। अब क्या करते हैं भैया, अगला स्टेप हम, अगले स्टेप में आप इस x को और 2 को इकट्ठा लिख दोगे, हमेशा जो भी ये होगा ना, x जमा 2 और x घटा 5, हम साथ में 0 जरूर लगा देंगे क्योंकि द्विघात समीकरण है, पता है समझ, इस तरह लिख लेंगे आप। अब आप क्या किया, अब आप ना भाई अगर मान लो ये एक चीज है, दूसरी ये चीज है और बराबर है 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, या तो यहाँ 0 होगी, है ना भाई, मान लो 8 गुणा 0 तो ठीक है आ जाएगा सवाल, या फिर 0 गुणा 8 ऐसे कुछ भी, मतलब दोनों में से एक तो 0 होगी तभी तो 0 आएगा। भाई ये 0 कैसे आया, ये 0 यहाँ इसलिए आया कि इन दोनों में से एक तो 0 है, तो आप इतना तिकड़म करने के वजह सीधा इनको इक्वल टू 0 रख लो, x + 2 = 0, बीच में लिख दो या x - 5 0,
भैया तो ये जीरो या तो ये जीरो, कोई तो जीरो होगा, तो एक्स के मान आ जाएंगे इस तरीके से, ये आ गया घटा दो को उस तरफ लेके गए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, या लिख दो, इंग्लिश में और लिख देते हैं, एक्स बराबर है 5। ठीक है, तो हमारे दो सोल्यूशन आ गए, एक्स के दो मान आ गए घटा 2 और 5, है ना। बस इस तरह लिखिए, इसने यही बोला था, हमें सवाल में बोला था अगर मूल ज्ञात करो तो दो मूल आ गए, घटा 2 और घटा 5, सॉरी 5। अब एक बात हूँ, अगर मैं यहाँ रख के दिखा देता हूँ सिर्फ एक्स घटे 3x घटा 10, हमारे दो मूल आए हैं, अगर मैं इनमें से दोनों में से कोई सा भी रखूंगा तो पक्का इधर जीरो आ जाएगा आरएचएस में, हमें आरएचएस में जीरो चाहिए ना, तो मैं एलएचएस में लेके चलता हूँ। एलएचएस में एक बार तो 2 रख के देखो, एक बार 5। मैंने अभी शुरू में जब पार्ट ये शुरू की एक्सरसाइज ये बताया था आपको, मूल होते क्या हैं, एक्स के वो मान जो इसको संतुष्ट करेंगे, तो एक्स का मान यहाँ पे घटा 2 रखूंगा तो भी जीरो आ जाएगा, 5 रखूंगा तो भी, एक बार रख के दिखा देता हूँ, मैं घटा 2 रख देता हूँ। ठीक है, एलएचएस ले लिया आपने, ये हो गया 4, ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 घटा 10 बराबर जीरो आ जाए, तो आरएचएस भी जीरो ही है। अब मैं दूसरा रख देता हूँ 5, 5 रख के दिखाऊँ, 5 की घात 2, 3 गुणा 5 घटा 10, तो ये हो गया 5 5 25, ये हो गया 15, ये हो गया 10, ये हो गया 25 घटा में 25, ये आ गया जीरो, तो आरएचएस क्या हमारा जीरो। तो कहने का मतलब है कि ये आपने एक तरह से जांच भी कर ली कि हमारे मूल हैं जो ये, इनको मूल या रूट्स बोल दो इंग्लिश में, मूल हिंदी में बोलेंगे, ये मूल हमारे ठीक आ गए मूल। और तो ये एक सवाल आपने कर लिया, और ये समझ में आ जाना चाहिए। आपको प्रैक्टिस करनी है कि इसको किस में तोड़े। अब दूसरा सवाल कर लेते हैं हम, इसको हटा दूं यहाँ से मैं, दूसरे सवाल की बात कर लेते हैं। दूसरे सवाल में भी आपको सबसे पहले क्या करना है, ए बी सी लिखना होता है ना। दूसरा सवाल ये है हमारा, ये रहा दूसरा सवाल, इसकी बात कर रहे हैं हम, है ना। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये रहा, ए बी सी हमने लिख लिया, ए का मान हमारा 2 है, बी का मान हमारा 1 है, सी का मान -6 है। ए एक्स स्क्वेयर का गुणांक होता है, बी एक्स का गुणांक होता है, सी अचर लास्ट वाला कांस्टेंट होता है। अब क्या करते थे याद करो, अब आप लिखोगे ए सी, ए क्या हमारा 2, सी क्या हमारा घटा 6, तो 2 गुणा घटा 6, ये आ गया 12 घटा 12 सॉरी, और बी है हमारा 1, तो इस एक के दो टुकड़े करने हैं, बीच वाले जो मिडिल टर्म है बी के हमें दो टुकड़े लिखने होते हैं। इन दोनों टुकड़ों को इस तरीके से करो कि इन दोनों टुकड़ों को जब हम गुणा करेंगे तो उत्तर आना चाहिए घटा 12। घटा 12 क्यों सोचा भाई, क्योंकि ए सी हमारा घटा 12 है ना, यहाँ घटा 12 आना चाहिए। बी के दो टुकड़े करो, एक को इस तरीके से लिखो, ये सोचने का बिंदु है, पॉज करके सोचो, मैं बता देता हूँ नहीं तो। एक को आप लिख दोगे घटा सॉरी जमा 4 घटा 3, है ना, देखो 4 में से 3 गए कितना, 1 आया, और 4 और घटा 3 की गुणा करेंगे कितना आया, घटा 12। बस इतनी बड़ी बात है नहीं ये, 9th में भी थे वैसे ये सवाल, है ना। तो हमने एक को लिख दिया 4 और घटा 3, ठीक है भाई। ये सीखना हमें मिडिल टर्म को तोड़ना, तो मिडिल टर्म थी हमारी ये वाली, ये सवाल यहाँ कर देता हूँ मैं, 2x² प्लस x माइनस 6 = 0। तो हमने जो बीच वाली टर्म है इसको तोड़ना होता है, बीच में एक है, तो इस एक की बजाय अब क्या लिख दोगे आप, इस एक की बजाय क्या, एक एक्स की बजाय लिख दोगे आप, यहाँ पे हिसाब किताब लगाया था हमने 4 और 3, आप लिख दोगे 4x घटा 3x घटा 6। आपने इस x की बजाय ये तोड़ के लिख दिया, इसको एक तरह से फैला के लिख दिया, तोड़ के लिखा, कुछ बोल दो, है ना। वापस करेंगे भाई, 4x घटा 3x, वापस x लिख दिया हमने, कोई बड़ी बात की नहीं, ठीक है। ये लिखने के बाद हमें एक काम और करना होता है, वो काम क्या है, वो काम ये है कि आप पहले दो में से कॉमन निकालो और आखिरी दो में से कॉमन निकालो, ठीक है। पहले दो और आखिरी दो में से कॉमन निकाल देते हैं। इन पहले दो में क्या दिखाई दे रहा है आपको, 2 भी है और x भी है, तो मैंने लिख दिया 2x, ये निशान लगा लिया, तो इसका मतलब है नेक्स्ट स्टेप, है ना। तो ये हो गया x जमा 2। एक बात और बताइए, मैंने जो यहाँ पे निशान होगा ना वही आएगा बीच में, यहाँ घटा है तो घटा, जमा होगा जमा। अब इन दो मनों में देखो क्या कॉमन आ गया, 3 आ गए इनमें ना, 3 आया, अंदर बचेगा x घटा 2, x जमा 2 सॉरी। अगर यहाँ पे घटा का निशान है आपका तो अंदर निशान बदल जाएंगे, देखो यहाँ घटा था तो ये घटा का था जमा होगा, ये घटा का था तो ये जमा होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब क्या किया आपने, इस 2x को किसके साथ लिख देंगे, घटा 3 के साथ लिख देंगे, तो इसको आपने लिख दिया 2x घटा 3 और x जमा 2। वैसे समझने के लिए ये बात है कि आप ऐसे कर रहे हो, इसमें जो इनमें से एक तरह से x जमा 2 कॉमन निकाल लोगे,
x जमा तो 2 कॉमन निकालोगे आप तो बचेगा क्या, 2x घटा 3 बचेगा, ऐसे भी समझ सकते हैं ऐसे ही। अब क्या करते थे, याद कीजिए इन दोनों को अलग अलग रख लेंगे, 0 के इक्वल है ना, तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इंग्लिश में और लिख दो या हिंदी में या लिख दो, x जमा 2 बराबर है 0। तो x का मान क्या हो गया, x का मान हो गया 3/2, और इधर या फिर क्या आ जाएगा घटा 2। तो ये हमारे मूल आ गए। कौन कौन से मूल आ गए भाई, एक तो ये मूल आ गया, एक ये मूल आ गया, हमें मूल निकालने थे, निकल गए। अगला सवाल देखिए, आपको एकदम सवाल देखते हैं सबसे पहले ए बी सी लिखना होता है ना। ए क्या है हमारा, ये रफ वर्क है वैसे, बी 7 है और सी हमारा 5√2 है। ए क्या है, फिर बात कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी क्या है एक्स का कोफिशिएंट या गुणांक, सी क्या है अचर कांस्टेंट टर्म है। अब क्या लिखते थे हम, ए इंटू सी, ए इंटू सी लिखो, ए क्या है √2 है ना, और सी क्या है 5√2 है ना। ए का मान ये रहा और भाई सी ये रहा, दोनों को गुणा कर दिया ए सी को, तो हिसाब किताब लगा दो कितना आ जाएगा। तो √2 कितना होता है, √2 इंटू √2 कितना होता है 2, √5 इंटू √5 कितना होता है 5, √7 इंटू √7 कितना होता है 7। तो √2 कितना हो गया 2 गुना 5, और ए सी आ गया आपका 10। ए सी कितना आ गया 10। बी कितना है 7, बी है 7, बी है 7, देख लिया बी 7 है, ए सी आ गया 10। तो इस बी के दो ऐसे टुकड़े कर दो, इस बी के दो ऐसे टुकड़े करो कि उन दोनों टुकड़ों की अगर हम गुणा करें तो उत्तर आना चाहिए 10। 7 के दो टुकड़े बहुत आसान है, 7 के दो टुकड़े बहुत आसान है, क्या 5 और 2, वेरी गुड। तो इसको हम लिख देंगे √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2। हमने क्या किया भैया, ये जो 7 था इस 7 को तोड़ के क्या लिख दिया 5 जमा 2। ये यहाँ से सीखा कि क्या क्या तोड़े क्यों तोड़े, है ना। तो अब इसको आगे कर लेंगे। आगे करने के लिए मैंने एक बात बताई आप लोगों को, क्या बताई मैंने कि भैया इन पहले दो में से कॉमन निकालो, आखिरी में से निकालो, इनमें से कॉमन निकालो और आखिरी वालों में से निकालो, है ना। पहले वालों में से तो सिर्फ x कॉमन आ गया और तो कुछ आता नहीं, अंदर बचेगा √2x प्लस 5। इनमें से कॉमन क्या आ सकता है, हिसाब किताब लगाओ। चलो मैं बताऊं, देखिए यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे क्या है ये 2, और यहाँ पे √2 है, दिखाई दिया ये √2 है ये 2 है। तो √2 और 2 में से कॉमन आएगा कुछ, √2 और 2 में से आएगा आएगा आएगा, ये लिखो एक बार समझा दूँ, ये 2 और प्लस √2 ऐसे लिखा मान लो। तो 2 को हमें अभी अभी मैंने बताया 2 है, 2 को क्या लिख दोगे √2 इंटू √2, वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2। तो इस वाले 2 को मैं 2 बार लिख सकता हूँ, वर्गमूल 2 वर्गमूल 2, कुछ गलत तो किया नहीं, ये पहले इसका। अब तो दोनों में एक कॉमन आ ही जाएगा, है ना, वर्गमूल 2 अंदर बचेगा, वर्गमूल 2 जमा 1, ऐसे कर सकते हो आप इस सवाल को इतने। गॉट इट, समझ में आ गए हो। तो इसमें भी आप वर्गमूल 2 कॉमन निकाल दो, ये इस जो येलो है ये वाला हिस्सा है, तो इसको वर्गमूल 2, इसको आप 2 मत देखो इस टाइम, ये 2 नहीं है, यहाँ पे क्या है ये वर्गमूल 2 गुणा, मैं छोटा सा लिख दूं समझाने के लिए, वर्गमूल 2 है। ये जो 2 दिखाई दे रहा है ये 2 नहीं है भैया, ये क्या है वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2। तो हम एक वर्गमूल बाहर निकाल लेंगे, अंदर क्या बचेगा x बचा है, एक वर्गमूल बच जाएगा और x बच जाएगा। अंदर 2 था उसको लिखते हैं √2, एक √2 बाहर निकलेगा, एक फिर बचेगा और x साथ में बच जाएगा, या √2 बाहर निकलेगा बचा 5 बच जाएगा। ये इस तरीके से हम इसको कर दिए हैं। और ई का क्या करेंगे, इसको किसके साथ जाएगा, इसके साथ अलग से चला जाएगा। तो ये क्या होगा 5 प्लस √2 और बाकी क्या लिख देंगे √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 नहीं लगाया तो सवाल गलत, इज इक्वल टू 0 नहीं लगाया तो सवाल गलत। पिछले में भी कहीं छोड़ दें तो भैया लगा लेना वरना गलत हो जाएगा सवाल। अब क्या करते हैं हम, अलग अलग दोनों को 0 के बराबर रख देंगे, ये 0 के बराबर या फिर √x प्लस 5 0 के बराबर। इसमें इसको इधर लेके आएंगे तो x का मान आ गया -√2, और यहाँ पे x का मान क्या आ जाएगा ध्यान दो, √2x बराबर है घटा 5, x बराबर है घटा 5 बटे वर्गमूल 2। ये दो x के मान आ गए हमारे, कौन कौन से, एक तो ये आ गया और एक ये आ गया, है ना। कितने मान आएंगे, 2 ही आएंगे, क्यों, जितनी x की घात होती है उतने ही आते हैं, उतने आ सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं, है ना।
एक्स की घात 2 है तो इसका मतलब जो मूल हैं 2 मूल निकलेंगे। एक्स की घात 3 होगी तो 3 मूल निकलेंगे, 4 होगी तो 4 मूल निकलेंगे। तो यहाँ पे 2 मूल निकलेंगे हमारे, है ना। ये इतना ही सवाल करना होता है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, इसको हटा दूं, घेरे हुआ है। ये रफ वर्क है, ये जरूरी नहीं हम कॉपी में करें, अगर बच्चों को आ जाता तो फिर करने की जरूरत नहीं होती। इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, मानक रूप में क्या करेंगे, इस 8 को कैसे हटाएं भाई। दो तरीके हैं, क्या पूरे समीकरण को 8 से गुणा कर दो, कर दें। 8 से इसको भी करो, इसको भी करो, इसको भी करो। जब इसको 8 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 एक्स की घात 2। जब इसको 8 से करोगे तो क्या हो जाएगा, 8 एक्स। जब तीसरे को 8 से करोगे तो क्या, गुणा 8 करोगे तो 8 से 8 कट जाएगा, जमा 1। एक तो ये तरीका है भैया, आसान तो यही लगता है पेपर में, आप ऐसे कर सकते हो। और दूसरा तरीका ये है कि लघुत्तम ले लो, है ना, बटे 1/1। तो लघुत्तम कितना आया, 8। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, यहाँ हो गया 8, यहाँ हो गया 1 बराबर है 0। ये 8 है जो इधर आके गुणा हो जाएगा 0 के साथ, तो इसका तो किस्सा खत्म हो जाएगा। कर दें किस्सा खत्म, गुणा 8 कर दिया तो किस्सा खत्म हो गया, तो इधर तो कुल मिला के 0। तो ये हो गया हमारा सवाल मानक रूप में। अब फिर वही राम कहानी चलेगी एसी वाली, ए 16 बी घटा 8 सी 1, ए सी 16 गुणा 1 मतलब ए सी आ गया 16, बी आ गया 8। 8 के 2 टुकड़े कर दें, उन दोनों टुकड़ों की गुणा करें तो कितना आना चाहिए, 16 आना चाहिए, ए सी आना चाहिए। तो दोनों टुकड़ों, ये तो बिल्कुल सिंपल है, 8 के 2 टुकड़े करो, दोनों ही गुणा करेंगे तो 16 आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 4 और 4, 4 की गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा, और 4 को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। तो आपने बीच वाले टर्म को जोड़ दिया बड़ी आसानी से। अब की बार ये हो गया 16x² माइनस 4x माइनस 4x, और ये हो गया जमा 1। मैंने सब कुछ गलत बता दिया वैसे। क्या गलत बता दिया, बी था आपका घटा 8, ठीक है भैया। तो घटा 8 है, तो घटा 8 है तो घटा 8 को तोड़ो, घटा का ही बड़ा मायने रखता है, घटा का निशान भी बड़े मायने रखता है। तो इसको हम घटा 4 और घटा 4 कर देंगे भैया। घटा 4 करेंगे तो ये तो भगवान का शुक्र है कि ठीक ठीक आ गया, वरना एक घटा के निशान से सारा सवाल गलत हो जाता है। तो घटा 4 16 हो गया हमारा, ठीक है, बात बन गई ठीक। ठीक है, तो घटा का निशान भी मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। पहले 2 में से कॉमन निकालो, आखिरी 2 में से कॉमन निकाल दो। तो भैया पहले 2 में से कॉमन क्या दिख रहा है आपको, इनमें से कॉमन क्या आ जाएगा, 4 भी आ सकता है और x भी आ सकता है, नहीं आएगा। तो यहाँ बचेगा 4x घटा में 1। अब मैंने बोला था, कहा बोला था कि यहाँ पे जो निशान है वही लिखना होता है हमें, और अंदर के निशान बदल जाएंगे, घटा अंदर बचेगा 4x घटा 1। ये तो घटा का था जमा हो गया, ये जमा था ये घटा हो गया, है ना, बराबर है 0। अब क्या करेंगे, ये जो 4x है इसको इसके साथ लिख देंगे, इसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं था, मतलब 1 है। अब लिख दोगे 4x घटा 1, और ये हो गया 4x घटा 1 बराबर है 0। अब दोनों को एक एक बार 0 के बराबर रख देते हैं, रख दीजिए। 4x माइनस और 0, या और वैसे तो एक जैसे ही हैं दोनों, कोई फर्क तो पड़ना नहीं। 4x बराबर है 1, x बराबर है 1/4, यहाँ भी यही आ जाएगा 1/4। तो इसके दो मूल निकल गए, मूल मतलब जो आंसर है x के मान है, इंग्लिश में रूट बोल देते हैं इसको, दो रूट्स आ गए हैं, है ना, और दोनों बराबर है, दोनों बराबर 1/4 1/4। ये सवाल देखिए सीधा सीधा ए सी लिख दें, ए का है 100, बी क्या है घटा 20, सी क्या है ए, ये सीधा सीधा लिख दो आप, ए 100 बी घटा 20 सी 1, ए सी 100 गुणा 1 मतलब 100, और बी क्या है घटा 20। घटा 20 के दो टुकड़े इस तरह से लिखो, पहला टुकड़ा यहाँ दूसरा टुकड़ा यहाँ, दोनों टुकड़े गुणा कितने नीचे 100, तो आप बहुत आसानी से लिख लोगे। घटा 20 के दो टुकड़े, बताओ सोचो समझो और लिख दो, घटा 10 और घटा 10, दोनों को गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा, और घटा 10 को जोड़ेंगे तो घटा 30 आ जाएगा। यही आना चाहिए, हमें सीखना है भैया, और कुछ नई बात नहीं है। तो ये जो मिडिल टर्म है इसके दो टुकड़े कर दिया आपने, 100x², ये लिख दिया 10x माइनस 10x प्लस 1। आपने इसको तोड़ना सीखना है। तो भैया अब फिर वही बात, इनमें से कॉमन निकालो, इनमें से कॉमन निकालो, बराबर का निशान के 0 जरूर लिखना है। इनमें से कॉमन आ जाएगा 10x, अंदर बचेगा 10x माइनस 1। अगर यहाँ घटा का निशान है
मतलब ही नहीं घटा ना लगाए, घटा लगा देंगे, अंदर की चीज़ें बदल जाएंगी। ये घटा का था तो जमा का 10x हो गया, ये जमा का था तो घटा का 1 हो गया, है ना। अगर यहाँ घटाता तो अंदर के निशान बदल जाएंगे। और इसको किसके साथ लिखते हैं, हमेशा इसके साथ लिखते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये भी पिछले सवाल की तरह के आगे दोनों 1 से आगे ना, मतलब इसके मूल भी बराबर ही हैं, दोनों बराबर ही हैं ये। तो 10x माइनस 1 0, या फिर दूसरा 10x क्या लिख रहे हैं हम 0। तो भैया 10x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 अपॉन 10, ऐसे ही हो जाएगा 1 अपॉन 10। तो दो मान आ गए हमारे x के, 1/10 1/10, ये मूल हैं, इनको इंग्लिश में रूट्स बोलते हैं। अगला सवाल है हमारा कि उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल कीजिए। तो उदाहरण 1 की तरफ चलते हैं हम। उदाहरण 1 कहाँ है, जो बिल्कुल हमारा जो पाठ का शुरुआत थी, ये जो पाठ था हमारा द्विघात समीकरण, इसके शुरू में सबसे जो पहला उदाहरण है, ये उदाहरण भी रखा भैया। बोला ये दो, इस उदाहरण में 2 सवाल हैं, इन दोनों को हल करना है हमें। देखिए पढ़ते हैं इसको। इसने बोला जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे। यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। हमें एक अचर लेना है इसमें, सॉरी एक चर लेना है, वेरिएबल। तो जॉन और जीवंती 2 लड़कियां हैं, तो दोनों को मिला के 45 है। तो एक के मान लेते हैं x, दूसरे कितने हो जाएंगे 45 घटा x, है ना। कुछ इस तरीके से है भाई, आप दोनों के पास 50 रुपए हैं, एक बच्चे के पास है 35 रुपए, तो दूसरा के पास कितने हैं, तो हम कह देंगे 50 घटा 35, है ना। तो एक के पता हो तो दूसरे के आसानी से पता, एक के पता है 35, दूसरे के हो गया 50 घटा 35। तो उसी तरीके से एक बच्चे के पास कंचे कितने हैं x हैं, तो दूसरे के पास क्या हो जाएंगे 45 घटा x, क्योंकि टोटल तो 45 ही थे। तो इस तरीके से मान लेंगे, है ना। सीधा सीधा मान लो, माना जॉन व जीवंती के पास कंचों की संख्या क्रमशः, क्रमशः का मतलब भाई, क्रमशः का मतलब ये हो गया, एक के पास तो हमने x मान लिए, दूसरे के पास हो गए 45 घटा x, जो अभी अभी मैंने बताया आपको। क्रमशः का मतलब ये हो गया कि जो पहला नाम आया जॉन, तो जॉन के पास पहले वाले माने जाएंगे और जीवंती के पास दूसरे माने जाएंगे, इसीलिए लिखते हैं क्रमशः। भाई जो क्रम यहाँ पे है वही क्रम यहाँ पे हुआ, है ना। ये कई बार आपको लिखा मिलता है रेस्पेक्टिवली, इंग्लिश में रेस्पेक्टिवली लिख देते हैं। तो ये तो कंचे किसके पास है, जॉन के पास, ये किसके पास है, जीवंती के पास है। आगे पढ़ लेते हैं, इसने क्या बोला। आगे बोलता है दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, खो दो भाई। और आगे अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। अब कहता है इन्होंने 5-5 अपने कंचे गुम कर दिए दोनों बच्चों ने, और जो बच गए उनको गुणा करेंगे तो 124 आना चाहिए, ये है सवाल। तो क्या लिखेंगे, 5-5 कंचे, 5-5 कंचे गुम होने पर शेष कंचों की संख्या। अब देखो भाई, ये था क्या था, जॉन के कंचे थे x, तो अब उसके 5 कम कर दो, क्या हो जाएगा x घटा 5, ये तो जॉन के हो गए। ठीक है, कोमा लगा दिया, जॉन को मैं कलरफुल कर देता हूँ, हाईलाइट कर दिए जॉन के। अब दूसरी बात कर लेते हैं इसकी, ये क्या नाम है इसका, जीवंती। जीवंती के बाद ये थे 45 घटा x, इसमें से भी 5 कम करो, ध्यान दो 5 कम करेंगे। अब ये 5 कम कर दिया, अब क्या हो जाएगा 45 घटा 5, 40 घटा x। तो जीवंती के पास कितने कंचे हो गए 40 घटा x, ये बात आपको सीखनी पड़ेगी, ध्यान देनी पड़ेगी। जीवंती के पास है 40 घटा x कंचे। ये 5-5 कंचे गुम होने के बाद हैं, ये जॉन के हैं, ये जीवंती के हैं। आप लिख दोगे प्रश्न के अनुसार, हम इसको प्रश्नानुसार भी लिख देते हैं, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी। उसने बोला था अब जो कंचे इनके पास संख्या है उनकी गुणनफल, उसका गुणनफल 124 होना चाहिए। तो अब एक के पास तो x घटा 5 है, दूसरे के पास 40 घटा x है, दोनों गुणनफल कितना आ गया 124, ये सवाल हो गया हमारा बस। अब इसको ये गुण क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण बन जाएगा, उसको हल कर देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इनको गुणा कर देंगे, x के साथ सारे की घटा 5 के साथ सारे की, सीधा सीधा कर दूँ, सीधा सीधा कर देते हैं। ये हो जाएगा 40x², है ना, और 40 की x से करेंगे तो सॉरी क्या लिखते हैं 40x आएगा, घटा में x की पावर 2। अब 5 का दोनों के साथ 5 चौक 20, और 5 की x के साथ करेंगे तो
ये हो जाएगा जमा का 5x। आप आराम से करो इसको, है ना। क्या कर रहे हैं समझ बता रहे हैं ना, x की दोनों के साथ गुना, और इसी तरीके से घटा 5 की इसके साथ भी इसके साथ भी। अगर दोनों घटा के होंगे तो जमा के हो जाएंगे, है ना। कुछ इस तरीके से। अब इसको हल कर लेते हैं, सब कुछ एक तरफ कर लेते हैं हम। तो ये तो हो गया घटा x की पावर 2। ये और ये दोनों करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 45x और घटा 200, और ये 124 भी इधर आ जाएगा, है ना। तो अब हिसाब किताब लगा दो भैया कितना हो गया ये हो गया हमारा घटा x² जमा 45x और घटा 324 बराबर है 0। अब ये जो हमारी फर्स्ट टर्म है उसको हम कभी नेगेटिव तो लेते नहीं, तो क्या करें, ये घटा का आ गया तो सारे को घटा एक से गुना कर दो, ये घटाए घटाए घटाए, एक तरह से कहने का मतलब ये सबके निशान बदल दो, सारे ये समीकरण के निशान बदल देते हैं हम, बदल दें। ये हो गया भैया आपका x² घटा 45x और जमा में 324 बराबर है 0। हमें करना क्या है इसमें, सबके निशान बदलते हैं। अब वही बात आ गई AC वाली, A कितना हमारा 1, B कितना हमारा घटा 45, C कितना हमारा 324 324, AC कितना आ गया 324 आ गया, B कितना आ गया घटा 45, घटा 45 के दो टुकड़े कर दो, घटा 45 के दो टुकड़े कर दो, उन दोनों टुकड़ों का गुणनफल कितना आना चाहिए 324 है। ये हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं। हिट एंड ट्रायल मतलब किसी को एकदम तो पता ही नहीं होता, कोई नहीं होता, किसी को भी ये नहीं पता होता भाई कि घटा 45 को हम क्या करें, घटा 45 के दो टुकड़े क्या करें कि 324 गुणा करने से आए। तो घटा 45 तुक्का मार मेथड है ना, जैसे मैं घटा 45 का लिखूँ 40 और 5 45 गुणा करेंगे तो 200 आ गया, 200 तो बहुत कम है ना। तो फिर ऐसे कर लो आप 35 और 15 35 और 10, है ना, तो कितना आ गया 350 आ गया। तो आइडिया हो जाता है थोड़ा सा। अब और बढ़ा लेते हैं, मैं इसको 36 और 9 कर देता हूँ, है ना। भाई कुछ कुछ लिख के देखो आप, 45 जोड़ 45 आना चाहिए, मैंने 40 और 5 करके देखा, फिर मैंने 35 और 10 करके देखा, पास ही थे, फिर मैंने 36 और 9 कर लिया, दोनों का जोड़ 45 होना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखो। तो 9 6 54 और 9 तिया 27 27 और 5 32, है ना, तो ठीक आ गया हमारा। तो इसको हम घटा 45 है ना, तो जोड़ते हैं घटा 36 और घटा में 9, इनमें तोड़ दिया हम दोनों को, घटा घटा हो जाएंगे दोनों, है ना। बस ये आपको सीखना पड़ेगा, इसमें एकदम नहीं होता, 2 3 बार लिख के देखते हैं तो हो जाता है। तो आगे बढ़ देते हैं हम। इस घटा 45 को हमने तोड़ के दो टुकड़े कर दिए, दो टुकड़े क्या क्या है भैया, एक है हमारा घटा 36x और घटा 9x। कई बच्चे सोचते हैं किसको पहले लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको पहले लिखो इसको, भाई जरूरी थोड़ी हम ऐसे तो लिख सकते हैं, यहाँ घटा 9 लिख देते हैं, यहाँ घटा 36, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को भी पहले लिख सकते हो। अगला काम क्या था, इन दोनों में से कॉमन, इससे अगला काम क्या था, इन दोनों में से कॉमन, तो इन पहले वाले में से क्या कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया सिर्फ, अंदर बचेगा x घटा में 36, और अगर यहाँ घटा का निशान है तो आपको घटा ही लिखना पड़ेगा, और इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, इनमें से पक्का 9 आता होगा, है ना, करके देखो, अंदर तो साइन चेंज हो जाएंगे, अगर यहाँ घटा का निशान होता है हमारा तो अंदर ये तो घटा का था जमा कर दिया, और ये जमा है तो घटा हो जाएगा, 9 कॉमन निकाल दो, 9 से भाग करो 324 को 9 से कर दें, 9 3 27, 12 में 7 5, 9 6 54 36 ही आ गया यहाँ पे ना। और एक पहचान और होती है मोटी सी, ये होती है कि ये दोनों एक जैसी टर्म आएंगे हमेशा 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 हमेशा। अब इसको क्या लिख दोगे आप, x घटा 9 x घटा 36 बराबर है 0। x के दो मान होंगे हमारे पास, एक तो सीधा सीधा लिख सकते हो, या तो ऐसे लिखो, अच्छी बात तो ये है 0, या फिर x घटा 36 बराबर है 0, x बराबर है 9 और इससे आ जाएगा x बराबर है 36। तो दो मान आ गए हमारे पास। तो उनके पास कितनी कितनी कंचियाँ थी, दोनों बच्चों के पास कितनी कितनी कंचियाँ थी, तो एक के पास 9 थी, एक के पास 36 थी, है ना। 9 एक के पास होगी, जान के पास, इसके बाद जीवंती के पास 36। इस तरीके से ये सवाल हुआ। अगला सवाल देखिए, इसने क्या बोला हमें, एक कुटीर उद्योग, कुटीर होगा जहाँ कपड़े वपड़े बनते हैं, उद्योग मतलब इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ, सॉरी कुटीर का मतलब ऐसे होता है छोटे मोटे हाथ से बनाने वाला, कुटीर कपड़े भी होता है, गलत बता दिया, कुटीर का मतलब छोटा मोटा जो खिलौने हो गए, कपड़े हो गए, हाथ का काम, जो फैक्ट्रियाँ होती हैं उनमें हाथ से बनाते हैं चीज़ें, में कुछ खिलौने निर्मित करता है, कुटीर उद्योग में खिलौने बनते हैं, वो गुड़िया कपड़े की भी हो सकती है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का
मूल्य 55 रुपए में से एक दिन में निर्माण किए गए कुल खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। क्या कह दिया भाई इसने? बोला ये एक फैक्ट्री है, हम फैक्ट्री लगा ली हमने, जहाँ पे खिलौने विलौने बनते हैं, इस तरह के मान लेते, मंदिर जैसा लग रहा है, कोई नहीं भाई, है ना, ये एक फैक्ट्री है हमारी। इसमें प्रत्येक खिलौने का मूल्य, एक खिलौना बनाया हमने कुछ भी, मान लो ये कुछ भी एक खिलौना बना दिया हमने, गुल्लक टाइप से बना दी मैंने, ये गुल्लक है हमारी, है ना, इसमें हम पैसे रखेंगे, तो एक खिलौने का मूल्य कितना होगा? 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए कुल खिलौनों की संख्या के बराबर, है ना। एक खिलौना कितने रुपए का बनेगा? जितने खिलौने बने 55 में से घटा दो, पता है समझ? मान लो भाई एक खिलौने का मूल्य बताओ, ठीक है, तो 55 रुपए में से जितने खिलौने बने, मान लो आज 10 खिलौने बने इस फैक्ट्री में, तो 10 खिलौने घटा दो, तो इसका मतलब 45 रुपए का एक खिलौना है। समझ में आया? अब भाई कितने बनेंगे उतने 55 में से घटा दो, इसने बता बोला ये बात, तो हमें तो नहीं पता कितने बने, तो हम ये मान लेते हैं अब भाई निर्माण किए गए खिलौने इस फैक्ट्री में कितने खिलौने बने हमें पता तो है नहीं, हम एक्स मान लेंगे ना। क्या लिख देंगे? माना एक दिन में बने खिलौनों की संख्या, हमने ये मान लिया भैया एक दिन में कितने बनते हैं, एक्स खिलौने बन जाते हैं। अब प्रश्न के अनुसार या एक खिलौने की कीमत, प्रश्न अनुसार बाद में लिखेंगे, एक खिलौने की कीमत अरे पास है, अब आगे क्या करेंगे हम, एक खिलौने की कीमत कैसे हो जाएगी? 55 में से जितने खिलौने बनाए उतने घटा देंगे, 55 में से वो घटा दो कितने खिलौने आपने बनाए, तो 55 में से कितने घटा देंगे, हमने कितने खिलौने बनाए एक दिन में, एक्स खिलौने बनाए, ये एक खिलौने की कीमत आ गई हमारी, ये क्या है, एक खिलौने की कीमत, ठीक है। अब आगे पढ़ लेते हैं, किसी एक दिन, सॉरी, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी। अब भाई उस दिन टोटल जो हमारा खर्चा आया 750 रुपए, जितने भी खिलौने इस फैक्ट्री में आज हमने बनाए, पूरे दिन में जितने भी खिलौने बने हैं सबकी कॉस्ट कितनी है, 750 रुपए, इतने रुपए की, है ना। अब देखिए सपोज करो आपके पास 5 खिलौने हैं, एक खिलौना आता है 10 रुपए का, तो कुल कितनी लागत होगी, एक खिलौना 10 रुपए का, तो सारे खिलौने के आ गए 50 रुपए, एक खिलौना कितने का है, 10 रुपए का, कुल खिलौने 5 रुपए के, इस तरह, तो उसको समझ में आ रहा है। और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक खिलौना हमारा 15 रुपए का है और हमारे पास कितने खिलौने हैं, 2, तो कितने रुपए के हो गए, टोटल 30 रुपए के आएंगे। यहाँ पे खिलौने की संख्या लिख देते हैं, यहाँ पे एक खिलौना कितने का है तो टोटल आ जाएगा, तो इसने हमें यहाँ पे बता दिया भाई टोटल एक दिन की लागत 750 रुपए सारे खिलौनों की। तो हम एक काम करेंगे, खिलौने कितने हैं हमारे, है ना, पर्सन अनुसार लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और खिलौने कितने हैं, एक्स हैं, एक खिलौने की कीमत कितनी है, 55 घटा एक्स है, तो ये कुल कीमत आ गई सारे खिलौनों की, है ना, वो कितनी दे रखी है इसने, 750 रुपए। अब इसको लिखा देते हैं हम, 55x घटा में एक्स स्क्वेयर और बराबर 750, इसको एक तरफ लिख दें हम, इसको इस तरफ ले आएंगे सब कुछ, है ना, ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर घटा 55x और जमा 750 बराबर है 0। अब ये समीकरण बन गया, इसको हम उसी तरीके से करेंगे जैसे सारे सवाल करते हैं, बीच वाले टर्म को तोड़ देंगे। इसमें ए सी क्या हो गया हमारा, ए सी हो गया 750, देखो ए तो 1 था और बी कितना हो गया, घटा 55, तो बी के 2 टुकड़े करने हैं आपको, है ना, तो बी के 2 टुकड़े करें ताकि गुणा कितनी आ जाए, 750, तो इसको भी ऐसे ही करके देख लो, घटा 55 को मैंने पहले 40 और 15 करके देख लिया, है ना, 15 चौक 60 ज़्यादा हो जाएगा, फिर कम हो गया, फिर मैंने कितना किया इसमें 35 और 20 करके देख लिया, है ना, ये हो गया 700 हो गया, है ना, फिर मैंने कितना किया इसमें 30 और 25 करके देख लिया, 25 या 75, ये ठीक आ गया। तो थोड़ा सा ये कोई ऐसी टेक्निक नहीं है, इसके 2-3 बार आप करके देखोगे तो हो जाएगा। तो हमने क्या पाए, 2 टुकड़े क्या क्या मिल गए हमें, जिनकी गुणा करेंगे तो 750 आ जाएगा, वो आया हमारा 30 और 25,
है ना। तो इसके दो टुकड़े कर दिए हमने, वो अलग बात है कि घटा के हो जाएंगे दोनों, ये घटा का ये भी घटा का, है ना, ये भी घटा का है ये भी घटा का। तो मैंने क्या लिख दिया भैया, एक्स स्क्वायर घटा 30x घटा 25x जमा 750 बराबर है 0। इनमें से कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ से कॉमन कितना आएगा आपका, x कॉमन आ गया। तो x घटा 30, यहाँ ऐसे ही करते हैं ना, पहले दो में से कॉमन, फिर अगले दो में से कॉमन निकाल लो, ये दो में से कॉमन निकालो, इन दोनों में से घटा का निशान तो पक्का आएगा, और साथ में 25 आ गया बाहर, तो अंदर बचेगा 25, इसमें से 25 बाहर निकालो, 75 में से 750 में से, है ना, 25 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 30 आ जाएगा। 25 से अगर इसको भाग करोगे, 25 या 75, और फिर एक जीरो बचेगी तो जीरो चढ़ा दी, तो ये आ गया 25 बाहर निकाल लिया आपने इनमें से, तो बचेगा अंदर 30 बराबर है 0। तो इसको इकट्ठा लिख लेते हैं हम, ये हो जाएगा हमारा x घटा 25, और दूसरा अंदर क्या है, और ये इकट्ठे जैसे होते हैं हमेशा, ये हो जाएगा x घटा 30 बराबर है 0। आप क्या लिख दोगे, x घटा 25 बराबर है 0, है ना, या फिर x घटा 30 बराबर है 0। तो इससे x का मान आ गया 25 और इसका मान आ गया 30। तो इसने बोला भाई कितने खिलौने एक दिन में संख्या ज्ञात करो, कितने किलो का निर्माण होगा। तो खिलौने या तो 25 बनेंगे या तो 30 बनेंगे, है ना। एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या या तो 25 या तो 30 लिख दोगे आप नीचे। अब भैया एक दिन में इतने खिलौने बनेंगे, या तो 25 बनेंगे या तो 30 बनेंगे, दोनों आंसर ठीक है हमारा। अगला सवाल है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। तो दो संख्याएं हैं, तो हमेशा से दो संख्याओं का जोड़ पता है हमें। एक दो बच्चों के पास 100 रुपए हैं, एक के पास है 60 रुपए, दूसरे के पास कितने हो जाएंगे, दूसरे के पास हम बोलेंगे 100 घटा 60। तो इसी तरीके से इसको कर लेते हैं। दोनों का जोड़ 27 है, दो संख्याएं ऐसी हैं जिनका योग 27 है। माना एक संख्या x, या दोनों इकट्ठी लिखते हैं, माना संख्याएं, एक तो ले लिया हमने x, दूसरी क्या हो जाएगी 27 घटा x, क्योंकि दोनों का जोड़ 27 है, अब आ जाएगा 27। और ये तो कुछ ज्यादा ही छोटा सा क्वेश्चन है, बोला प्रश्नानुसार उनका गुणनफल 182, गुणा कर उनका मल्टीप्लीकेशन 182। तो भैया दोनों को गुणा कर दो, दूसरी क्या है 27 घटा x बराबर है 182। दो संख्याएं हैं, दोनों का जोड़ 27 है, तो हमें नहीं पता क्या क्या थी, तो हमने क्या मान लिया, एक x मान ली, दूसरी 27 घटा x मान ली, दोनों का गुणा करेंगे तो 182 आया। अब इसको कर लेते हैं, ये हो जाएगा 27x घटा में x स्क्वायर बराबर है 182। अब क्या करोगे आप, इसको उधर ले जाओ x स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा आपका 27x को उधर ले जाए, घटा का हो गया, और 182 पहले से जमा का था, है, फिर वही इसी वाली बात आ गई, ए सी आ गया हमारा 182, बी आ गया हमारा घटा 27। इस घटा 27 के हम दो टुकड़े कर देंगे, ताकि गुणा करें तो कितना आ जाए, गुणा करें तो हमारा 182 आना चाहिए। तो कोई हिट एंड ट्रायल मेथड हमारा है नहीं, आप एक काम करो 20 गुणा 7 करके दो, 2 से 14, है ना, और बढ़ा देंगे, 15 और 17 करके देखो, 15 और 12 करके देखो, 12 और 15 27 होते हैं ना, तो करके देखें इसको। तो 15 दूनी 30, 27 ही तो है ना, 15 दूनी 30, 15 एकम 15, और ये 18, 180 आ गया ये तो हमारा। फिर ऐसे हिट एंड ट्रायल मेथड करके अगली बार हम 14 और 13 करके देखते हैं ना, 15 12 था, तो 14 और 13 की गुणा करेंगे तो घटा दो टुकड़े लेने थे ना, इस तरीके से ये ले लिए। तो मैं कह रहा हूँ घटा 14 और घटा 13 करके देखो, 14 और 13 ही गुणा, 13 चौक 52, 13 एकम 13, 13 और 5 18, तो ये ठीक आ गया हमारा, है ना, घटा 14 और घटा 13। 2 बार 3 बार लिखेंगे आसपास आइडिया हो जाता है, फिर ठीक हो जाएगा। तो इसके दो टुकड़े पता लगे, हमने मिडिल टर्म को तोड़ दिया, मिडिल टर्म है हमारी घटा 27 घटा 27 के दो टुकड़े क्या क्या हो जाएंगे घटा 27 के हमारे, ये हो गया x स्क्वायर घटा 14x घटा 13x और जमा 182। ये घटा 14 घटा 13 से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसको पहले लिखते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को पहले लिख लो, इनमें से कॉमन ले लो और आखिरी दो में से कॉमन ले लो, ठीक है। इनमें से कॉमन तो कुछ नहीं आया, तो ये निशान लगाते चलेंगे। तो भैया x माइनस 14, यहाँ घटा का निशान है तो घटा का निशान, और अंदर कॉमन क्या आ जाएगा, पक्का 13 आ जाएगा, अंदर बचेगा x। 182 को जब हम 13 से भाग करेंगे, क्योंकि हमें 13 कॉमन निकाला था, 182 को हमने 182 को क्या आ जाएगा यहाँ 14 आ जाएगा, क्यों अभी किया था हमने 182 13 गुणा 14,
तो जब 182 भी, ये 182 मत देखो इसको, 13 गुणा 14 देखो आप, इसमें से आपने 13 बाहर निकाल लिया, क्या कर दिया आपने यहाँ पे, ये जो 13 था इसको कॉमन निकालेंगे तो अंदर 14 बचेगा, और अंदर निशान भी बदल गए, ये हमें आता है। अगर यहाँ पे घटा है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये घटा का था जमा का हो गया, जमा का था घटा हो जाएगा। अब क्या करते हैं, x घटा 13 इकट्ठा लिख देंगे और x घटा 14 इकट्ठा लिख देंगे। ये अब एक बार तो इसको लिख देंगे, x घटा 13 बराबर है 0, या फिर x घटा 14 बराबर है 0, तो x बराबर है 13 या x बराबर है 14। हम बल्कि लास्ट में उत्तर लिखेंगे, दो संख्याएं, दो संख्या क्या क्या हमारी 13 और 14। अगले सवाल की बात करते हैं। इसने बोला दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो दो क्रमागत मतलब लगातार, कंजिक्यूटिव, धनात्मक मतलब जमा वाली, पूर्णांक मतलब पूर्णांक, है ना। तो कोई भी दो पूर्णांक ले लेते हैं, क्रमागत होते हैं जो लगातार हैं, जैसे 5 6 आ गई, 9 10 आ गई, 12 13 आ गई, 26 27 आ गई, ये जो लगातार आती है उन्हीं को बोलते हैं क्रमागत। तो हमें दो क्रमागत माना, दो क्रमागत पूर्णांक, दो धनात्मक पॉजिटिव है ना जमा के पूर्णांक क्या है, एक तो x ले लेंगे, एक उससे अगला क्या हो जाएगा, x जमा 1 हो जाएगा। अब लिख देंगे प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो इसने बोला, बोले दोनों के वर्गों का योग 365 है, एक का वर्ग दूसरे का वर्ग, दोनों के वर्गों का योग कितना है 365। अब इसमें इधर वाले में समीकरण वो लगा देंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर सूत्र होता है ना, तो a की 2 b की 2 जमा 2ab, तो ये तो x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे सूत्र लग गया a की 2 b की 2 जमा 2ab, तो ये हो गया 365। इसको हल कर लें थोड़ा सा, ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर जमा 2x, और ये 365 इधर आएगा तो एक कम हो जाएगा तो 364 हो गया। अब इसमें एक काम कर लेंगे हम, वो काम ये कर लेंगे भैया, सारे में से दो कॉमन निकलता है, अगर किसी में से कॉमन निकलता तो पक्का निकाल देंगे, इसको हम 2 से भाग कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा समीकरण, एक्स स्क्वायर जमा एक्स, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, है ना। अब फिर ये वही सवाल आ गया कि भैया इसके हमें क्या करने होते हैं, बीच वाले टर्म को तोड़ो, है ना। ए सी कितना आ गया हमारा 182 आ गया, बीच वाली टर्म हमारी 1 है, 1 के 2 टुकड़े करो सोच समझ के कि दोनों के गुणा करें तो 182। अभी पिछले सवाल में हमने 182 किया था, याद करो 182 के 2 टुकड़े क्या क्या थे, हैं 13 और 14 कर दिए थे ना, तो ये बिल्कुल सटीक बैठेगा इसमें 13 और 14 वाला। देखो ध्यान से कैसे हो गया, एक को तो ले लिया आपने 14, है ना, और एक को ले लेंगे आप जमा 14 घटा 13, और घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन 14 और घटा 13 की गुणा करेंगे तो घटा 182 आ जाएगा। ये पिछले सवाल से आइडिया आ गया, है ना। तो 14 और घटा 13 लिख दिया हमने, तो बीच वाली टर्म को आपने तोड़ के क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर जमा 14x घटा 13x घटा 182 बराबर है 0। इन दो में से कॉमन निकालो, इन दो में से कॉमन निकालो, अब इसको हल कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना भैया, ये हो गया x अंदर हो जाएगा x जमा 14, यहाँ से कॉमन निकल गया 13, अंदर बचेगा x जमा 14 बराबर है 0। ये क्या कर दिया, देखो 13 182 को क्या लिख देंगे 13 गुणा 14, 182 क्या होता है 13 गुणा 14, तो जब आप 13 बाहर निकाल लोगे तो 14 ही तो बचेगा, और इनके निशान तो बदलने, क्योंकि बाहर ये वाला जो निशान होता है यहाँ आएगा, और अगर यहाँ घटाका आ जाए तो अंदर निशान बदल जाते हैं, तो ये घटाका हो गया जमा हो गया, ये घटाका जमा हो गया। अब क्या लिख दिया आपने इसको x घटा 13, ये x तो लगता ही नहीं, इसको x अच्छे से बना दूं, का प्रॉब्लम है, और ये हो गया x जमा 14 बराबर है 0। तो x के दो मान आ गए हमारे, सीधा सीधा भी लिख सकते हो आप 13 और घटा 14, क्यों, एक बार इसको 0 के बराबर करो, एक बार इसको 0 के बराबर, इसको 0 बराबर करेंगे घटा 14 आएगा, इसको 0 बराबर करेंगे तो 13 आ जाएगा। लेकिन इसको हम नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते भैया, उसने बोला था जमा के होनी चाहिए, घटा का आ गए है ना, तो इसको छोड़ देंगे, तो ये लिख देंगे x घटा 14 संभव नहीं, है ना, नॉट पॉसिबल, इसको छोड़ देंगे, तो इसीलिए x बराबर है 13। तो x का मान, दो संख्या पूछी थी इसने, दो संख्या बताओ, तो एक तो x थी, x 13 आ गया, तो एक होगी 13 जमा 1 14, है ना। तो दो संख्या क्या क्या आ गई
दो संख्या, दो पूर्णांक थे हमारे धनात्मक पूर्णांक, एक 13 से अगला, क्योंकि एक एक्स जमा एक, तो ये 13 है तो अगला हो जाएगा 14, है ना, 13 और 1 14, ये हो गया। अब बात किसने एक समकोण त्रिभुज की, एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज है हमारा, ये बोला एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है, इसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है, तो हम मोस्टली किसी को भी एक्स मान सकते हैं, लेकिन जो छोटा होता है उसको मान लें। तो ऊंचाई आधार से 7 कम है, तो ऊंचाई को मान लिया एक्स, है ना। ऊंचाई किससे कम है, आधार से 7 कम है, तो आधार कितना हो जाएगा, एक्स जमा 7, क्योंकि जो ऊंचाई है, हाइट बोलते हैं इसको हम, जो हाइट है, ये है हाइट, इसकी राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज की पहचान ये होती है भाई 90 डिग्री यहाँ, है ना। तो इसने बोला जो इसकी ऊंचाई है आधार से 7 कम है, तो ऊंचाई x है तो ये आधार से 7 कम है, ये 7 से कम है तो ये 7 ज्यादा हो जाएगी, तो x जमा 7 कर दिया। ठीक है, आगे फिर क्या बोलता है ये हमें, इसने बोला कर्ण 13 है, कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूज, इसको 13, ये इसका मान 13 दे दिया। तो बोलता अन्य दो भुजाएं बताओ, तो ये तो सिंपल सा हो गया। ये तो एक हमारा इसको क्या बोल देते हैं हम, एच बोल दें, एच मतलब हाइट होगी, इसको बेस आधार बोल दिया, ये एच मतलब हाइपोटेन्यूज, ये कैपिटल एच लिख दिया, ये हाइट होगी, ये बेस हो गया हमारा। ऐसे तो करते थे, है ना। इसको हम आधार बोल, इसको हाइट या कर्ण बोल देते हैं कई बार, मतलब हाइट ही बोल दो, ऊंचाई, और ये हमारा आधार हो गया, और ये हमारा कर्ण हो गया इसका, है ना। तो एक सूत्र क्या होता है इसका, ये होता है ऊंचाई का वर्ग, है ना, पाइथागोरस थ्योरम, और आधार का वर्ग बराबर है किसके, कर्ण के वर्ग के बराबर होता है, ये सूत्र है हमारा। इतने पचड़े में पढ़ेंगे नहीं हम, इसको एच स्क्वायर लिख लेंगे, इसको बी स्क्वायर लिख लेंगे, इसको कैपिटल एच लिख दिया, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं इसको, है ना। ठीक है, कर्ण को कैपिटल एच लिख दिया हमने, तो बस प्रश्नानुसार लिख दें सीधा सीधा, या सीधा पहले लिखोगे आप, माना ऊंचाई कितनी, एक्स सेंटीमीटर, क्योंकि इसने सेंटीमीटर दे रखा है, तब आधार, तब आधार कितना हो जाएगा, एक्स जमा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार यही लिख देंगे कि भाई जो ऊंचाई का वर्ग, है ना, पूरा लिख दूं क्या मैं भी, चलो मैं भी लिख देता हूँ, ऊंचाई का वर्ग जमा आधार का वर्ग बराबर है कर्ण के वर्ग के। ठीक है भाई, ऊंचाई कितनी है हमारी, एक्स का वर्ग, आधार कितना है, एक्स जमा 7 का वर्ग, और कर्ण है हमारा 13 का वर्ग। ये तो एज इट इज रहेगा, इस पे सूत्र लगा लिया हमने, एक्स जमा 7 ए जमा बी का होल स्क्वायर, है ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए की 2 बी की 2 2 ए बी, तो इसमें ए एक्स और बी 7 है, तो ए की 2 बी की 2 जमा 2 ए बी बराबर है 13, 13 13 कितना होता है 169, 169। अब इसको थोड़ा सा और हल कर देते हैं हम, ये हो गया भाई हमारा एक्स एक्स के दोनों जोड़ दूं, हो गया 2x स्क्वायर, ये हो गया 49, ये कितना हो गया 14x, और ये हो गया 169। अब सारा इकट्ठा करके लिख देते हैं हम, 2x स्क्वायर प्लस 14x, ये इधर आ जाएगा ना, 169 माइनस 49 कर देते हैं हम। ठीक है भाई, तो ये 0 ये 2 ये 120 आ गया ना, कितना बचेगा, घटा का 120, इसमें से सारे में से कॉमन आने लग रहा है, अगर पूरे समीकरण में से कुछ भाग होता तो कर देंगे, कॉमन बैलेंस है ना, 2 है, तो हो गया एक्स स्क्वायर जमा में 7x घटा में 60 बराबर है 0। ठीक है, अब फिर वो इसी वाला झंझट आ गया, ए 1 है, सी घटा 60 है, बी हमारा 7 है, बी के दो टुकड़े करो, इन दोनों टुकड़ों की गुना करें तो कितना आना चाहिए, घटा 60 आना चाहिए। तो भैया आप सोचो समझो और लिखो। ठीक है, 7 के दो टुकड़े करें हम इस तरीके से, थोड़ा सोचोगे तो हो जाएगा, क्या लिख देंगे इसमें, 12 और 5, है ना, 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 आएगा, और 12 और घटा 5 की गुणा करेंगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है, तो दो टुकड़े हमने कर दिए इसके, एक्स स्क्वायर जमा 12x घटा 5x घटा 60 बराबर है 0। अब क्या करना है भैया, इन दो में से कॉमन और इन दो में से कॉमन निकाल लो, पहले दो में से तो क्या आ गया, x आएगा सिर्फ, है ना। अब बचेगा x जमा 12, यहाँ पे घटा का निशान है तो घटा,
और कॉमन क्या आ जाएगा, इनमें 5 भी आ जाएगा ना। अंदर x जमा 60, इस 60 को क्या लिख दोगे, 5 गुना 12, 5 तो बाहर निकाल लिया, अंदर लिख 12 बराबर है 0। इस x को 5 के साथ लिख देंगे, तो x घटा 5 और x जमा 12 बराबर है 0। तो x घटा 5 को 0 बराबर रखो, या x जमा 12 को 0 बराबर रखो, x बराबर है 5 और x बराबर है घटा 12। तो घटा 12 तो हमारा हो नहीं सकता, क्योंकि ऊंचाई है ना, x तो हमारी ऊंचाई थी, ऊंचाई तो घटा में होगी नहीं, तो इसलिए x बराबर है, ऊंचाई क्या लिख देंगे हम, ऊंचाई होगी हमारी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और अब आधार कितना हो जाएगा, आधार उससे 7 ज्यादा था, है ना, ये x था और आधार था x जमा 7, तो ये हो जाएगा 5 जमा 7 मतलब 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर त्रिभुज हमारा बनेगा ऐसे, तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ये 12 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर। 5 का स्क्वायर है ना, 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, तो कितना होता है 169, 13 के स्क्वायर के बराबर ही आएगा। ठीक तो है ना, 5 मतलब 25, ये हो गया 144, तो 169, और इस तरीके से उत्तर हो गया। इसने बोला था भाई बताओ इनकी हाइट, ये सवाल में क्या था क्वेश्चन कि ये बताओ अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए, तो 13 दे दी थी, ये 2 भुजाएं ज्ञात करो, तो एक 5 होगी और एक 12। ठीक है, 2 भुजाएं होगी हमारी, क्या है 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। ये अगला सवाल, ये भी उदाहरण जैसा है जो हमारा पीछे उदाहरण था। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, चलो यहाँ तक तो ठीक है। आगे कहता है एक विशेष दिन यह देखा गया, क्या देखा गया भैया, कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। मतलब क्या हुआ, जो हम बर्तन बना रहे हैं, मान लो एक कटोरी सी बना दी एक दिन में, है ना, मतलब एक कटोरी बनाई, तो इस एक कटोरी का निर्माण, मतलब एक कटोरी का मूल्य कितना होगा, देखो ध्यान से। प्रत्येक नग, नग का मतलब होता है हर एक आइटम, जितनी भी चीज बनेगी, नग नहीं बोलते थे, चीजों को नग बोलते थे, जो भी यहाँ बनेगा, मान लो कटोरी बन रही है, तो कटोरी एक नग हो गया, एक नग मतलब एक कटोरी, तो प्रत्येक नग मतलब प्रत्येक कटोरी, मान लिया मैंने कटोरी, हमें कहीं पता नहीं क्या बनाया, प्रत्येक नग के निर्माण की लागत, एक कटोरी का मूल्य है, या एक जो भी नग है, जो भी बर्तन बना, उसका लागत कितनी आई, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक। जितने भी बर्तन बनेंगे, ये एक फैक्ट्री है भाई हमारी, यहाँ पे एक फैक्ट्री बना दी है हमने, है ना, ये फैक्ट्री है हमारी इस तरीके से, और इस फैक्ट्री में जितने ही बर्तन बने हैं, मान लो कितने बर्तन बने पता तो होता नहीं, मैक्स मान लेते हैं, हमारे यहाँ पे इसमें एक्स बर्तन बन गए, तो एक बर्तन जो एक कटोरी बनाई, इस एक कटोरी का बताओ भैया कितने की बनेगी, तो कितने की बनेगी, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक। इस एक कटोरी की कीमत कितनी है, जितने टोटल बने उसके दुगने से 3 अधिक। तो यहाँ आज कितने बने इस फैक्ट्री में, एक्स बने हैं, तो इसकी कॉस्ट कितनी आ गई एक कटोरी की, तो जितने बने उसके दुगने से 3 अधिक, है ना, दुगने से 3 अधिक, जितने इस फैक्ट्री में बर्तन बने उसका दुगना 2x होगा, उससे भी 3 अधिक, तो ये एक कटोरी की लागत है ना। हमें ये तो नहीं पता कितने बर्तन बने, तो हम यहाँ पे लिख देंगे माना कुल निर्मित बर्तनों की संख्या, है ना, माना एक दिन में निर्मित बर्तन, कुछ भी लिख दो, माना एक दिन में कुल निर्मित बर्तनों की संख्या क्या होगी, x, एक दिन में इतने बनते हैं, है ना। अब ये कह देंगे एक बर्तन की लागत, एक बर्तन की लागत मतलब एक बर्तन को बनाने में कितने पैसे लगे, तो क्या बोला था उसने, एक बर्तन की लागत कितनी हो जाएगी, एक बर्तन कितने का बनता है, जितने बर्तन उससे 3 ज्यादा, है ना। प्रत्येक नग की निर्माण लागत, नग की निर्माण लागत मतलब एक बर्तन की लागत कितनी है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक, जितने टोटल बर्तन है ना, एक बर्तन की लागत या कीमत जितनी है ये होगी। आगे फिर ये हमें बोलता है, अब भैया उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, तो आज जितने भी बर्तन बने, सारे जो बर्तन बन गए, एक्स बर्तन बने थे, कितने बने थे, एक्स थे, ये टोटल बर्तन जितने बने उनके रुपए 90 रुपए में बन गए सारे, है ना। तो हम करते क्या है, हम ऐसे करते हैं भैया, एक बर्तन मान लो 10 रुपए का, तो 10 हो गए, 5 बर्तन तो कितने के हो गए, 50 के हो गए, 8 बर्तन तो
80 के हो गए, तो मतलब बर्तनों की संख्या और एक बर्तन की लागत, एक बर्तन का मूल्य, तो तभी तो आएगा। तो उसने कुल मूल्य तो 90 बता दिया हमें, अब यहाँ पे पर्सन के अनुसार कर दें हम। तो ये तो जैसे बर्तनों की संख्या, यहाँ ये बर्तनों की संख्या कितनी है हमारी x, एक बर्तन कितने का, यहाँ 10 रुपए का था, तो यहाँ पे एक बर्तन कितने का हमारा 2x जमा 3, ये एक बर्तन की कीमत। और टोटल कितने रुपए के हो गए, ये 90 रुपए, उसने खुद बताया किताब वाले ने ना। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 90। अब क्या करेंगे, 90 को इधर ले आएंगे, है ना। तो ये हो गया 2x स्क्वायर जमा 3x घटा 90 बराबर है 0। अब उसी तरीके से करते हैं, ए सी कितना आ गया भाई हमारा 2 घटा 90, है ना। ए सी कितना आ गया घटा 180, और बी कितना है 3। अब इस 3 के 2 टुकड़े कर दो आप, 3 के 2 टुकड़े करो, इन 2 टुकड़ों को इस हिसाब से करो कि इनको गुणा करें तो घटा का 180 आ जाए, और दोनों टुकड़ों को जोड़े तो 3 आ जाए। तो सोचो थोड़ा सा, तो ये टुकड़े हो जाएंगे आपके 15 और 12, है ना। 15 में से 12 घटा दो, है ना, 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 आएगा, और 15 और 12 की गुणा करेंगे घटा 12 की तो घटा 180 आ जाएगा। ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कोई हल नहीं है इसका। ये 3 को तोड़ दिया हमने, 3 के 2 टुकड़े कर दिए, क्या क्या टुकड़े कर दिए, 15x घटा में 12x घटा 90 बराबर है 0। पहले 2 में से कॉमन, आखिरी 2 में से कॉमन निकाल लेते हैं। बोलिए क्या हो जाएगा, कुछ भी कॉमन, यहाँ x आ गया सिर्फ, है ना। तो 2x जमा में 15, यहाँ पे आ गया हमारा कितना कॉमन आ गया, इसमें आ जाएगा 6, तो 6 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा 6, अंदर बचेगा 2x, 12 को लिख देंगे 2 गुणा 6, और यहाँ से जो 6 निकालेंगे अंदर जमा का निशान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ घटा था। तो 6 कम 6 और 6 पंजे 30, ये आ गया हमारा, ठीक है। x किसके साथ जाएगा, घटा 6 के साथ, तो x घटा 6 और 2x जमा 15 बराबर है 0। तो भैया क्या होगा, x घटा 6 बराबर है 0, या फिर 2x जमा 15 बराबर है 0, ठीक है। आगे क्या करेंगे, इसको हम x बराबर है 6, और इससे क्या आ जाएगा 2x बराबर है घटा 15, x बराबर है घटा 15 बटे 2, इसको तो छोड़ ही देंगे क्योंकि नेगेटिव आ गई, है ना। बर्तनों की संख्या घटा 15 बटे 2 तो हो नहीं सकती। तो कुल निर्मित बर्तनों की संख्या, तो बर्तनों की संख्या पूछी थी ना, कितने हैं बर्तनों की संख्या, 6, इसने यही कहा था। निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करो, प्रत्येक नग की लागत भी बतानी है, प्रत्येक नग की लागत कितनी, 2x जमा 3, है ना। बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत, नग मतलब एक आइटम, एक बर्तन यहाँ कितनी थी 2x जमा 3 थी, तो x की जगह क्या लिख दूंगा मैं 6, तो कितना हो जाएगा 12 जमा 3। तो एक बर्तन की कीमत होगी 15 रुपये, कीमत तो होगी 15 रुपये, एक बर्तन कितने, प्रत्येक नग की कीमत लागत 15 रुपये आई, और नग कितने थे हमारे, बर्तनों की संख्या कितनी थी 6।